नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए बेहतरीन और उम्दा कहानियों की श्रृंखला में बंगाल के प्रख्यात कथाकार बिमल मित्र जी की लिखी हुई कहानी अमीर और उर्वशी। तो शुरू करें कहानी। जीवन राम कुंडू एंड कंपनी के मालिक जीवन राम ने कहा, कुछ खा पी लेने की इच्छा रहता हरिपत। हरिपत तैयार ही था, बोला, ए रोक के। फिटन रुक गया। फिर इसी दुकान के अंदर चले, एक तो एकांत जगह है और उस पर यहाँ मांस बहुत उम्दा पकता है। हरिपत सहमति का इंतजार करने लगा। जीवन राम को कोई आपत्ति नहीं है। जब हरिपत कह रहा है तो उनकी ओर से क्या आपत्ति हो सकती है। कलकत्ता शहर के बारे में हरिपत के बनिस्बत कौन ज़्यादा जानता है। यहाँ इस शहर में जीवन राम हरिपत पर ही भरोसा कर सकते हैं। हरिपत को ही अपने भले बुरे का दायित्व सौंप कर जीवन राम निश्चिंत हो गए हैं। नीचे उतरिए सर। हरिपत गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर खड़ा हो गया। जरा सावधानी से सर। एक तरह से जीवन राम का हाथ पकड़कर हरिपत ने उन्हें नीचे उतारा। जीवन राम बोले, उन चीज़ों को क्यों नहीं उतार लिया। फिक्र मत करें सर, मैं जब तक हूँ आप फिक्र मत करें। हरिपत ने 3-4 बोतलें उतार कर उन्हें कुर्ते की जेबों में ठूसा और अपनी बगल में दबा लिया। बोला, आइए सर, मेरे पीछे पीछे आइए। एकांत कमरे में घुसकर हरिपत ने कहा, आप यहाँ आराम से बैठ जाइए। उसके बाद बाहर जाकर एक बॉय को अपने साथ साथ ले आया और उससे कहा, बाबू को सलाम कर बेटे, करोड़पति बाबू हैं, आंखें चुरा ले, तुम लोगों की दुकान जैसी दसियों दुकानें खरीद सकते हैं। बेटे, तेरी तकदीर अच्छी है, खासी अच्छी बख्शीश मिलेगी, सलाम कर। जीवन राम को संकोच का बोध हुआ। छोड़ो हरपत, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं कहूँ, सलाम करेगा तो पट्टे को पुण्य होगा। कितने करोड़पतियों को इसने देखा होगा। सच सच कहूँ, मैंने ही कितने करोड़पति देखे हैं। ये मेरे बाप की किस्मत का प्रताप है कि आपके साथ एक टेबल पर बैठकर खा रहा हूँ, वरना मैं आपके पैरों की जूती के बराबर भी नहीं हूँ। जीवन राम के प्रशांत चेहरे पर मुस्कुराहट तिराई। बोले, क्या कहते हो हरिपत। हरिपत ने जीवन राम से कहा, बहुत ही विश्वासी आदमी है, समझ रहे हैं ना। मैं जब यहाँ आता हूँ तो इसी के हाथ का खाता हूँ। क्या खाइएगा, आपको यहाँ सब कुछ मिल जाएगा। जीवन राम कुछ कहने जा रहे थे, उसके पहले ही हरिपत ने कहा, जरा अपनी अकल लगाकर तू ही तो ले आ, खासा कड़वा और मीठा मीठा जैसा, जिसको खाने पर बदन में ताजगी आ जाए। कहिए, ठीक कह रहा हूँ ना सर। हरिपत ने देखा जीवन राम छटपट छटपट कर रहा है। पंखा जोरों से घूम रहा है। अद्धी के कुर्ते की दोनों आस्तीन चुन्नटदार हैं। हीरे के 4 बटन झिलमिला रहे हैं। गले के पास वाला बटन खुला हुआ है और उसकी पीठ पर लिखा है JK, यानी डी मैचुरली के सुविख्यात चावल व्यवसायी जीवन राम कुंडू एंड कंपनी के मालिक जीवन राम कुंडू। देह का रंग पक्का काला। हरिपत के दबाव पर आज चेहरे पर स्नो और पाउडर लगा लिया है। हरिपत ने कहा, और थोड़ी सी ढाल दूं सर। अभी से सुस्त पड़ जाइएगा तो चलेगा कैसे। जीवन राम ने कहा, आखिर कहीं डोज ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा हरिपत। आप क्या कह रहे हैं सर, मैं जब तक हूँ आप कोई फिक्र मत करें। चलिए ना, जाने के वक्त नाथूराम के बनारसी पान की दुकान से मृगनाभ दिया हुआ पान का बीड़ा खिलाऊंगा, देखिएगा, जिस्म में पूरी ताजगी आ जाएगी, ठीक वैसी जैसी 25 साल के जवान के जिस्म में रहती है। मैं हूँ ही, आपके लिए डरने की क्या बात है। बात सही है। आज सुबह से जीवन राम जैसे नए आदमी हो गए हैं। जीवन राम ने अपने जीवन में काफ़ी दुख, तकलीफ और अभाव का सामना किया है। किसी जमाने में ढाके में अखबार बेचना पड़ा है। स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर कितनी ही रातें गुजारनी पड़ी हैं। भूख की कुलबुलाहट से जग कर कितनी ही रातें बिताई हैं। उस वक्त चावल का अकाल नहीं था, परंतु देश की माली हालत अच्छी रहने के बावजूद उसे कितने ही दिन ऐसे बिताने पड़े हैं जब चावल के दाने दाने के लिए तड़पना पड़ा है। लेकिन निष्ठा और अध्यवसाय के बल पर उसने एक दिन जीवन राम कुंडू एंड कंपनी की स्थापना की। हरिपत ने गिलास आगे सरकाते हुए कहा, जरा सा सोडा दे दिया है, बस मज़े से हलक के नीचे उतार दीजिए और पीने के साथ साथ सिगरेट का कश लेते जाइए। सिगरेट का कश लेने में देर नहीं कीजिएगा सर, वरना सारी मस्ती गायब हो जाएगी। जीवन राम ने कहा, मगर वहाँ जाने से कहीं देर तो नहीं हो रही है हरिपत। हुजूर, देर कहाँ हो रही है। हरिपत वक्त का पाबंद है। 8 बजे जाने की बात है, अभी 6 बज रहे हैं।
अभी 2 घंटे बदन में फुर्ती भरकर ताजगी ले आए। हरिपद ने जीवन राम को देखते हुए आंखें मटकाईं और अर्थपूर्ण इशारा किया। महीन देहरादूनी चावल का भात और करी। जीवन राम मुर्गे की टांग संभाल नहीं पा रहे हैं। शोरबे से जीवन राम का मुंह और हाथ लथपथ हो गए हैं। हरिपद देखता है, फिर सोचने लगता है। सन 1943 का सावन का महीना, झमाझम बारिश हो रही है। गांव भर में से किसी के पास चावल का एक कण भी नहीं है। पिछले बैसाख में मझला लड़का पेट की बीमारी के कारण मौत के मुंह में समा गया। उसके बाद छोटी लड़की बीमार पड़ी। बुखार उतरने के बाद पथ्य देने के लिए चावल नहीं है। जीवन राम ने कहा था, रात जब ढल जाए तब आना हरिपद, चावल दूंगा। काफी रात बीतने के बाद ही हरिपद गया। दरवाजे पर दस्तक देते ही डंडीदार ने दरवाजा खोल दिया। जीवन राम उतनी रात बीत जाने पर भी रुपए पैसे के हिसाब में व्यस्त थे। हरिपद पर नजर पड़ते ही बोले, मुकुंद, टोकरी में 1 पाव बढ़िया चावल रखा हुआ है, लाकर हरिपद को दे दो। तुम्हें सस्ती दर में ही दे रहा हूँ। 80 रुपए की दर में इस तरह का चावल तुम्हें इस इलाके में नहीं मिलेगा। हरिपद ने कहा, पाव भर चावल में क्या होगा, कम से कम 10 सेर। जीवन राम ने कहकहा लगाते हुए कहा, अपने खाने के चावल से इसलिए दे रहा हूँ कि तुम्हें अपनी छोटी लड़की को पथ्य देना है। सोना मांगने पर सोना दे सकता हूँ, मगर चावल कहाँ है? लेकिन स्टेशन जाने के रास्ते में डिमोचेराली के घाट जाने पर हरिपद कितनी ही बार देख चुका था कि जीवन राम एंड कंपनी के गोदाम से चोरी चोरी 2 मन वाले बोरे बजरे पर लादे जा रहे हैं। बजरे पर लदकर चावल के वे बोरे कहाँ जाते थे पता नहीं। चटगांव या कलकत्ता या दिनाजपुर या जसौर, किसी को भी इसका पता नहीं चलता था। रात 2-3 बजे तक ढिबरी जला जला कर यह काम किया जाता था। जीवन राम एंड कंपनी का नया गोदाम बना, 15 अदद बजरे बने और गांव के लोग भोजन के अभाव में उजड़ गए। ये सब 1943 ईस्वी की बात है। उसके बाद कितने ही दिन बीत गए। जीवन राम कुंडू ने कलकत्ते में 4 मकान बनवाए। देश में वे 4-4 गांवों के ताल्लुकेदार हो गए। इस तरह बहुत कुछ बना लिया। जीवन राम ने कहा, देहरादूनी चावल दिया है हरपत, आहा बहुत ही अच्छी खुशबू है। इस चावल के चलते कितने ही झंझटें खड़ी हो चुकी हैं। हरिपद ने कहा, आप ठीक कह रहे हैं हुजूर, जो अभागे मारे गए उन्होंने पूर्व जन्म में पाप किया था, उन्हीं का फल उन्हें भोगना पड़ा। माँ लक्ष्मी की दया से आपको कभी चावल की कमी नहीं हुई। जीवन राम ने मुर्गे की हड्डी चबाते हुए कहा, मैं कहाँ कुछ बना पाया हरिपद, नाड़ा जोल के राय लोगों को जाकर देखो। मैंने सोचा अब दर नहीं पड़ेगी, 160 रुपए की दर से बेच दिया, वरना उन 200 बोरों से मुझे भी आसानी से 2 लाख रुपयों की बचत हो जाती। दर जब बढ़ी तो नाड़ा जोला के राय लोगों ने धूल से सोना पैदा कर लिया और मैं अंगूठा चूसता रह गया। अब सोचता हूँ तो सिर धुनने की इच्छा होती है। भात और फाउल करी के बाद चिकन रोस्ट आया। हरिपद बोला, इसे खूब चूस चूस कर खाइए सर, इसे खाने से एक बारगी प्योर रक्त पैदा कर देगा। खाना खाने के बाद मृग नाभ दिया हुआ एक बीड़ा पान खिलाऊंगा, देखिएगा आपकी देह में कितनी ताजगी आ जाती है। जीवन राम बोले, उस दिन शाम के वक्त जो पान खाया था उसका फल बहुत अच्छा हुआ था। हरिपद बोला, हुजूर वो पान के गुण की वजह से नहीं हुआ, आपको जो दिखा चुका हूँ, आपको वैसी करोड़ों में एक मिलेगी या नहीं इसमें संदेह है, जाने पर आपको पता चलेगा। जीवन राम विगलित स्वर में बोले, उसकी आंखें बड़ी ही मन भावनी हैं हरिपद। हरिपद बोला, उसका कौन सा अंग मन को लुभावने वाला नहीं है सर, आप तो सुबह 2 घंटे तक बातचीत कर ही चुके हैं। उसके बाल कितने खूबसूरत हैं, होंठ, गाल, नाक और देह का रंग, यहूदी लड़की को मात कर सकती है साहब। जीवन राम बोले, उन लोगों के घर पर कौन कौन है? बूढ़ी माँ, बड़ा भाई और एक छोटी बहन। बड़ा भाई बिल्कुल निकम्मा है, वो आदमी नहीं है सर, कभी घर आता है तो कभी घर आता ही नहीं। इन लोगों का चले तो कैसे? लड़की कॉलेज में पढ़ती है मगर पैसा नहीं है। मैं मांग चांग कर पैसे का इंतजाम कर देता हूँ तो चल जाता है। मुझे ही एक तरह से उस मकान का अभिभावक कह सकते हैं। जीवन राम बोले, मकान बहुत ही सक्रिय जगह में है, मोहल्ला भी अच्छा नहीं है। हरिपद बोला, हुजूर उसी मकान का किराया 50 रुपये देना पड़ता है। आपकी दया हो जाए तो मकान बदलने में कितनी देर लग सकती है। कॉलेज की फीस 2 महीने से नहीं दे पाई है। छोटी बहन बीमार है, डॉक्टर की फीस नहीं दे पाती है। बड़ा भाई सिर्फ रेस और ताश में मगन रहता है। आजकल मकान का किराया चुकाते हुए कलकत्ता शहर में रहना कितना खर्चीला है, आप ही बताइए।
जीवन राम बोले, सवेरे मोटर पर जो दो आदमी आए थे वे कौन है हरिपत? वही जो एक बड़ी सी गाड़ी थी और उसमें दो आदमी थे। लगता है बहुत बड़े आदमी हैं। हाथ में फूलों के गजरे थे। होठों से एक किस्म की अजीब आवाज निकालकर हरिपत ने कहा, अरे राम राम, खाक बड़े आदमी हैं। आपके पैरों की भी बराबरी नहीं कर सकते हैं सर। आपको पहचान लेते तो डर से भाग जाते। मैं तो उन लोगों का कांड देखता रहा। फूल खरीद कर दिया, रात दिन यही सब काम करते रहते हैं। चॉकलेट ले आते हैं, गहने ले आते हैं, साड़ी ला कर देते हैं, ढेर सारी चीज़ें खरीद कर ले आते हैं। वे लोग दलाल हैं सर। दलाल उसके पीछे पड़ गए हैं। समझ लिया है कि घर पर कोई मर्द है ही नहीं। जीवन राम समझ नहीं सके। दलाल? किस चीज़ का दलाल हरिपत? हुजूर, वे लोग सिनेमा कंपनी के रिकॉर्ड के दलाल हैं। 1,000 रुपया माहवार उसको तनख्वाह के रूप में देना चाहते हैं। वे कहते हैं गाड़ी से ले जाएंगे और वापस पहुंचा देंगे। जहां कहीं भी जाएगी माँ साथ रहेगी। 6 बजे के बाद छुट्टी भी मिल जाएगी। कितनी ही तरह के लालच देते हैं। आहा, छोटी लड़की है ना, उम्र ही कितनी है। इसी सावन में 18वें में कदम रखा है। लालच भी होता है। जानते हैं एक दिन क्या घटना हुई? किसी सिनेमा कंपनी का मालिक खुद ही कार पर चढ़कर आया और बोला, अनीता मेरी लड़की जैसी है, उसका भला बुरा मेरा बुरा भला है। यह कहकर उसकी माँ को राजी कर लिया। जैसे अपने कारोबार के किसी नुकसान की खबरें सुनी हो, जीवन राम ने उसी अंदाज से कहा, क्या कह रहे हो हरिपत? राजी कर लिया? सर्वनाश हो गया। खबरदार, भले आदमी के घर की लड़की है, आखिर सिनेमा में नाचेगी क्या? छी छी, तुम्हारे रहते हरिपत भले मानस की लड़की की यह हालत होगी। हम आंख बंद करके देखते रह जाएं। हरिपत बोला, वो काम फिर भी अच्छा है हुजूर। एक दिन हुआ क्या जानते हैं? कॉलेज के एक चैरिटी शो में नाचने गई। स्टेज पर नाच हो रहा है। सोनागढ़ के कुमार बहादुर नाच देखकर पागल हो गए। क्या ही चेहरा है, राजा का लड़का है, क्यों नहीं होगा। जैसा रंग है, शरीर का गठन भी वैसा ही और बातें भी वैसी ही। उन्होंने अनीता को सोने का एक मेडल दिया। उसके बाद गाड़ी से घर पहुंचा गया। जीवन राम बोले, गाड़ी से पहुंचा गए? और मज़ा क्या हुआ जानते हैं? सुनिए बताता हूँ। ड्राइवर को भेजकर खाना मंगवाया। उसके बाद सबों ने मिलजुल कर खाना खाया। दूसरे दिन आया, उसके बाद फिर तीसरे दिन। इस तरह हर रोज आने लगा। चूंकि राजा का लड़का है इसलिए ये लोग कुछ भी नहीं कह पा रहे थे। अंत में एक दिन दरबान के हाथों अनीता के नाम चुपके से 500 रुपये का एक चेक भिजवा दिया। जीवन राम को अब ऊब का एहसास होने लगा। बोले, बिना कहे सुने 500 रुपये का चेक? बहुत बड़े आदमी हैं। अरे राम राम, आप उसे बड़ा आदमी कहते हैं? स्टेट तो चला गया होता, कोर्ट ऑफ वार्ड के हाथों चला गया है। अब हर लड़के को रिसीवर से महीने में 2-2 हज़ार रुपये मिलते हैं, मगर जो चरित्रहीन है उसका 2 हज़ार रुपये में क्या होगा सर? जीवन राम उत्कंठित हो उठे। उसके बाद 500 रुपये के उस चेक का क्या हुआ? हुजूर, चेक अनीता ने ले लिया, मगर मुझे बिना बताए उसके लिए कुछ करना तो मुश्किल है। मुझे बड़ा ही गुस्सा आया सर। मैंने उसकी माँ से कहा, ये कैसा कांड हो रहा है? गृहस्थ घर की लड़की के नाम रुपया भेजना ये तो अच्छी बात नहीं। इसके बाद क्या होगा? हाँ, तब बात में कोई बात होती अगर माँ के हाथों में आकर दे जाता और कहता, तुम अभाव में रह रही हो, मैं कुछ मदद कर रहा हूँ, वो एक अलग ही बात होती। जीवन राम बोले, ऐसे लोगों को घर के अंदर आने ही नहीं देना चाहिए हरिपद। आपने मुझे सवेरे जो 1,000 रुपये दिए वो तो आप अनीता के हाथ में भी दे सकते थे। उसे न देकर मुझे क्यों दिया? मैं उन रुपयों को ले जाकर सीधे उसकी माँ के हाथों में दे आया। कहा, ईश्वर ने कुंडू बाबू को जिस तरह रुपए कमाने का दिमाग दिया है उसी तरह दान करने के लिए दिल भी दिया है। अकाल के वक्त 50,000 रुपये लगाकर लंगर खोल दिया था। दूसरों के चलते आप सब कुछ लुटा चुके हैं। मैंने सब कुछ सच ही कहा हुजूर। मैंने कहा, लो इस 1,000 रुपये में जितने दिनों तक चल सके चलाओ। कुंडू बाबू ऐसे आदमी हैं कि सामने जो भी हाथ फैलाता है उसे निराश नहीं होना पड़ता है। जीवन राम बोले, रुपए की और ज़रूरत रहे तो मुझसे कहना हरिपत। हाँ, एक बात, उन लोगों से तुम्हारी जान पहचान कैसे हुई हरिपत? वो एक इतिहास ही है सर। मैं बनिया टोला लेन में जा रहा था, अचानक देखा इक्के से एक लड़की नीचे कूद पड़ी। कूदने के बाद जो ही मुझ पर नज़र पड़ी मेरी ओर आई और मुझसे लिपट गई। इतना सुंदर चेहरा। सोचा, बाप रे क्या बात है। गौर करने पर पता चला उसके पीछे पीछे दो और आदमी इक्के पर से नीचे उतरे, लेकिन जब उनकी निगाह मुझ पर पड़ी तो मेरे पास नहीं आए। मैंने पूछा, क्या हुआ है?
लड़की ने बताया कि वो घर से अकेली निकली थी। वे लोग पीछा कर रहे थे। उसके बाद एक निर्जन गली में जोर जबरदस्ती उसे पकड़कर गाड़ी पर बिठाकर चले आ रहे थे। यहाँ मौका देखकर लड़की कूद पड़ी। उसके बाद मैं उसे अपने घर ले गया। आप तो जानते ही हैं कि मेरी घरवाली या बाल बच्चे जिंदा नहीं हैं। जीवन राम ने कहा, नौकर को अपने साथ लिए बिना निकलना ही गलत था। नौकर रखने की सामर्थ्य उसमें नहीं है सर। आप हैं, आपकी कृपा होगी तो नौकर, दरबान, गाड़ी, घोड़ा सबकी मालकिन हो बैठेगी अनीता। आज मैंने अनीता से यही सब बातें कही हैं। जीवन राम खुश हो उठे, बोले, तुमने सचमुच ही कहा था हरिपद? हाँ सर, मैंने अनीता से सब कुछ कहा। कहा कि कुंडू बाबू के अपने सगे संबंधी कोई है नहीं। औरत कहो, बाल बच्चे कहो, सो तो हैं मगर वे अपने कारोबार में ही मस्त रहते हैं। भगवान ने बेशुमार पैसा दिया है, भोगने वाला आदमी नहीं है। यही वजह है कि वे प्यार और स्नेह के भूखे हैं। जीवन राम ने कहा, तुमने ठीक ही कहा हरिपद। बचपन में मैंने दुख कष्ट झेले हैं, पर बड़े होने पर पैसे का अभाव नहीं रहा। दोनों हाथों से पैसा कमाया है। कहाँ क्या हो रहा है समझ ही नहीं पाता था। ध्यान में सिर्फ यही बात रहती थी कि किस तरह कारोबार फले फूले। सुबह से काफ़ी रात तक गद्दी पर बैठा रहता था और जब घर लौटता था तो गहरी नींद में खो जाता था। फिर सुबह होते ही गद्दी पर चला जाता था। मानो एक ही नींद में मैंने जवानी के दिन गुजार दिए। अब नींद टूटने पर देख रहा हूँ, यह एक अजीब ही दुनिया है। कब उम्र ढल गई पता ही नहीं चला। अब देख रहा हूँ कुछ भोग नहीं सका, सिर्फ किराए के टट्टू की तरह खटता रहा हूँ। रास्ते पर चलता हूँ तो लगता है इतनी इतनी चीज़ें हैं, मगर मैं कुछ भी नहीं पा सका। सिर के 2-4 बाल पक चुके हैं, दांत हिलने लगे हैं। यही वजह है कि जब नाटक सिनेमा देखा तो खुद को संभाल नहीं सका। लगता है मेरा सब कुछ लुट गया, मैं किसी काम के लायक नहीं रहा। हरिपद ने कहा, अभी आपकी उम्र ही कितनी है सर? इस उम्र में 2-2 शादियां की जा सकती हैं। अनीता ने सवेरे आपकी उम्र के बारे में पूछताछ की थी। ये बात तुमने क्या कहा हरिपद? जीवन राम ने पूछा। मैंने सच ही बताया सर। कहा 38 साल गुजार कर उन्होंने 40वें में पांव रखा है। मर्द की कहीं उम्र देखी जाती है? असली ताकत तो उसके पैसे में होती है। पैसे की ताकत रहे तो 50 साल की उम्र में भी बदन में एक नौजवान की ताकत रहती है। 50 साल की उम्र के जीवन राम कुंडू को 40 साल के जवान में बदलने से जीवन राम के चेहरे पर कैसा प्रसन्न भाव तिराया है। हरिपद यही देखने लगा। जीवन राम के आबनूस जैसे काले चेहरे पर चेचक के गहरे काले काले दाग कुत्सित रोग के दाग जैसे दिख रहे हैं। हरिपद अपनी क्रूर दृष्टि को कोमल बनाकर जीवन राम की ओर ताकने लगा। हरिपद को सरला की अंतिम घड़ी की बातें याद आईं। सरला की मृत्यु से पूर्व हरिपद उसे देखने गया था। सरला ने कहा था, उन लोगों ने मुझे एक मुट्ठी भर चावल तक न दिया। मेरा लड़का भोजन के अभाव में चल बसा। कितनी ही खुशामदें मैंने की, भगवान उन्हें चैन से नहीं रहने देगा। यही बात सोचते सोचते हरिपद माथुराम की बनारसी पान की दुकान से मृग नाभ दिया हुआ पान का बीड़ा ले आया। बोला, इस बीड़े को खाकर देखिए, आपको कितनी ताजगी महसूस होने लगेगी। जीवन राम बोले, बोतलें खाली हो गई हैं या कुछ बाकी बची हुई हैं? हुजूर अब मत पीजिए, नहीं तो मुंह से बदबू निकलने लगेगी। अनीता शराब पसंद नहीं करती है। गाड़ी धर्मतल्ला की बगल से होती हुई एक गली के अंदर घुसी। बाहर अंधेरा तैर रहा है। सड़क पर लोगों का जमघट है। लोगों का काफिला चल रहा है। जीवन राम छटपट कर रहे हैं। हरिपद उसकी ओर ताकता है। हाँ, दवा अपना असर छोड़ गई है। गोरे रंग की एक लड़की, आंख, मुंह, होठों पर एक अपूर्व शोखी इतरा रही है। देह की हरकतें मन में मस्ती भर जाती हैं। जीवन राम कल्पना में अनीता को देखने लगते हैं। सवेरे 2-4 बातें कर आए हैं। उसके बाद रात 8 बजे आने की बात है। संपत्ति, प्रचुर संपत्ति लेकर जीवन राम क्या करेंगे? सब कुछ व्यर्थ है अगर भोग ही नहीं सके। निर्जीव प्राणहीन देह और भोगहीन जीवन। जीवन राम को जैसे दुर्वह प्रतीत हो रहे थे। जीवन राम एंड कंपनी की गद्दी पर बैठे बैठे यौवन अनजाने ही ढल गया। आज लुप्त यौवन को जैसे फिर से पा लिया है। कान गर्म हो गए हैं, आंखें जल रही हैं। पूरे जिस्म की नस नस में आज जैसे लाल खून ने नए सिरे से चलना शुरू कर दिया है। जीवन राम जोर जोर से पान चबाने लगे। हरिपद के चेहरे पर एक चमक कौंध गई। जीवन राम बोले, गाड़ी बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता चल रही है, हरिपद जरा जोर से चलाने को कहो। हरिपद ने जोर से चलाने का आदेश दिया।
2-3 गलियों को पार कर गाड़ी अंधेरे में एक पतली गली के सामने आकर रुक गई। चारों तरफ अंधेरा रेंग रहा है, गली के अंदर गाड़ी जा नहीं सकती। गाड़ी से उतरकर पैदल चलते हुए अंदर जाना है। हरिपत गाड़ी से नीचे उतर पड़ा, बोला, आप गाड़ी पर बैठे रहिए सर, मैं पहले देख आऊं। जीवन राम ने देखा, अंधेरे में हरिपत की आकृति विलीन हो गई। उसके बाद गाड़ी पर पीठ टेकर एक सिगरेट सुलगाई। अंधेरे में सिगरेट की आग चमक रही है। बाहर लगता है किसी ने चूल्हा जलाया है। धुएं से आंखें जल रही हैं। उत्तेजना के कारण जीवन राम उन्मत्त जैसे हो उठे, मगर हरिपत नहीं आ रहा है। जीवन राम दूसरी सिगरेट सुलगाता है। धुएं का गुब्बारा दिख नहीं रहा है, मगर जीवन राम को लगता है धुएं के गुब्बारे अपनी हर कुंडली से अंधेरे को कसकर पकड़े हुए हैं। आज उनकी समस्त इंद्रियां जैसे दुगनी सामर्थ्य के साथ सजग हो गई हैं। इंद्रियों की अनुभूतियां आज तीव्रतर होकर उन्हें यातना पहुंचा रही हैं। जीवन राम उसी अंधेरे परिवेश में बैठे बैठे प्रतीक्षा के आलस से असह्य जैसे हो उठते हैं। प्रत्येक क्षण जैसे धीर पदक्षेप रखता हुआ उसके सामने आता है और मुमूर्ष सैनिक के रूप में परिवर्तित होकर निश्चल हो जाता है। समय पंख के जैसे अप्रत्याशित अहेरी के आक्रमण से अकस्मात अचल हो जाते हैं। उन्हें लगता है हरिपद अब नहीं आएगा, लेकिन हरिपद कुछ देर के बाद आ गया। बोला, कठिनाई पैदा हो गई है सर, उसके दूर के रिश्ते के चाचा एकाएक घर पर आ गए हैं। मानो किसी ने उन्हें पर्वत के शिखर पर चढ़ाकर अचानक नीचे ढकेल दिया हो। फिर मुलाकात नहीं हो पाएगी? मुलाकात क्यों नहीं होगी? जब तक बंदा राम है आपके लिए फिक्र करने की कोई बात ही नहीं। हरिपद ने उन्हें सांत्वना दी, मगर एक परेशानी है सर, बातचीत नहीं कर पाइएगा, चुपचाप फारिग हो जाना पड़ेगा और रोशनी भी नहीं जला पाइएगा। यह कहकर हरिपद ने उत्सुकता के साथ जीवन राम के चेहरे की ओर ताका। सो रहे अंधेरे में ही अच्छा रहेगा, और बातचीत अगर न की तो उसमें हर्ज ही क्या है। तब जीवन राम उत्तेजना से चंचल हो उठे। फिर चले आइए, आपको चुपचाप अंधेरे में घुसा दूंगा। अनीता उसी कमरे में है, ये कहकर हरिपत सामने की ओर जाने लगा। जीवन राम उसके पीछे पीछे चलने लगे। अंधेरी गली बहुत ही घुमावदार है। जीवन राम हरिपत की छाया का अनुसरण करते हुए चलने लगे। एक जगह रुककर हरिपत बोला, ये रहा दरवाजा, इस कमरे के अंदर चले जाइए। रोशनी मत जलाइएगा, वरना उसके चाचा को पता चल जाएगा। मैं बाहर इंतजार करता रहूंगा, पुकारते ही जवाब दूंगा। जीवन राम जो ही कमरे के अंदर पहुंचे, किसी ने उन्हें अपने बाहुपाश में भरकर अपने आप में समेट लिया। बहुत देर के बाद जब जीवन राम कमरे से बाहर आने लगे तो उन्होंने एक सिगरेट जलाई। दिया सलाई की तीली जलाते उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उनकी निगाह किसी भूत पर पड़ी हो। वे चीखों उठे, ये कौन है? कौन है? तो फिर क्या अभी तक? मगर यह तो अनीता नहीं है। चेहरे के सामने उन्होंने एक दूसरी तीली जलाई। जीवन राम भय से सिहर उठे। विकृत चेहरा, नाक के ऊपर छेद हैं, मांस सड़गल कर लटक रहा है, आधे से अधिक बाल झड़ चुके हैं। कुष्ठ, कुष्ठ रोग। उनका उतना वक्त कुष्ठ रोगी के बाहुपाश में बीता है। जीवन राम के होंठ, मुंह इत्यादि शरीर के तमाम अंगों पर मानो कृमि के कीड़े रेंगने लगे हों। जीवन राम ने निरुपाय होकर चीखने के जैसे स्वर में पुकारा, हरिपद, हरिपद। जीवन राम के गले की आवाज उस सकरे कमरे और पतली गली की दीवारों से टकरा कर लौट आई। अभी आप सुन रहे थे विमल मित्र जी की लिखी हुई कहानी अमीर और उर्वशी। उम्मीद है कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कल मिलेंगे फिर किसी नई कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।